Hi guys, welcome to our channel Judiciary Exam 360, a one-stop solution to cater all the needs of a judiciary aspirant. I hope आप सब एकदम बढ़िया होगे, सेफ होगे, हेल्दी होगे। ये सेशन प्रीमियर हो रहा है, बट आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। इन केस आफ्टर दिस सेशन आपको कोई भी डाउट होता है, प्लीज डू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई डेफिनेटली रिप्लाई टू इट एंड जब भी मैं नेक्स्ट सेशन लूंगा लाइव तो उसमें मैं इसको एड्रेस भी करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अच्छा, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वायरमेंट जो बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, और वो ये है कि आप अपना बेराक लेके बैठो। अगर हो सके तो एक कॉपी लेके बैठ जाओ और बेराक, ठीक है, ताकि आप पॉइंटर्स मार्क करते जाओ और अगर कहीं केस लो है तो अपन लिख भी ले। ठीक, इस वाले सेशन में आईपीसी का रिवीजन करने वाले एंड वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सेक्शन 1 से लेके 52A तक, दैट इज हार्बर तक। फाइन। अच्छा, पहले ही थोड़ा सा क्रक्स दे दूं कि अप्रोच क्या होने वाली है। इन सेक्शंस में से जो पूरा का पूरा चंक है, अगर मैं बात करूं प्रीडोमिनेटली ये पूरा प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। शॉर्ट नोट्स कहां से पूछे जा सकते हैं? शॉर्ट नोट्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम सेक्शन 23, that is wrongful loss and gain, सेक्शन 52, that is good faith। शॉर्ट नोट्स यहाँ से बन सकता है, और सेक्शन 34 से भी बन सकता है। सेक्शन 34 में अलग से इसलिए बताऊंगा अभी क्योंकि सेक्शन 34 एक ऐसा सेक्शन है दैट इज कॉमन इंटेंशन, जहां से आपका 5 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, 10 का भी बन सकता है और इवन 20 का भी बन सकता है, बिकॉज ये लेंदी प्रोविजन है। लैंडमार्क केस लॉज मिलेंगे आपको, और ये प्रीलिम्स में भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार इसके केस लॉज पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो भले वो महबूब शाह का केस हो, पोस्ट मास्टर केस दैट इज बरेंद्र कुमार घोष का हो, या जीएम देसाई का केस हो, ऋषिदेव बजाज का केस हो, ऋषिदेव पांडे का केस हो, तो ये बहुत बारी पूछे जा चुके हैं। फाइन, तो ये मेंस प्लस प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं इन 3 सेक्शंस को छोड़ दूं, प्रीडोमिनेटली सब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ही आते हैं। ज्यादा से ज्यादा कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर जैसे पैटर्न बार थोड़ा चेंज होने लगा है, तो जो नॉर्मली हर बार आता था उससे थोड़ा सा चेंज करने लगे, राइट। तो देयर कुड बी अ चांस कि जज कौन होता है इस पे शॉर्ट नोट आ जाए। सेक्शन 19, जज कौन होता है, ठीक है। अब इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है 4 नंबर का। अगेन 4 नंबर से ज्यादा बिल्कुल नहीं आएगा ये कभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि 10 नंबर का पूछ लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा नहीं है, इस सेक्शन ही ऐसा नहीं है जिसमें आप 10 नंबर का कंटेंट लिखें, राइट। तो याद रहे, सेक्शन 23 52 वी आर गोइंग टू डू एज पर शॉर्ट नोट्स, उसी के साथ प्रीलिम्स भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 34 को डिटेल में पढ़ेंगे, वो थोड़ा लेंथी रहेगा, उस पर डिस्कशन थोड़ा भारी भी रहेगा। फाइन, केस लॉज भी लिखने पड़ेंगे, तो आप उस हिसाब से रेडी रहो। टेक योर पेराक एंड अ कॉपी विथ यू। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज उत्कर्ष एंड माय कोड इज UTTU10। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें इस कोड को यूज कीजिएगा, जिससे आपको मिलेगा 10% का ऑफ, 10% का डिस्काउंट। फाइन, तो मेक श्योर दैट टू टेक योर सब्सक्रिप्शन, यूज माय कोड और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चालू करो। आई एम करेंटली टेकिंग CRPC इन वन ऑफ द प्लस बैचेस एज वेल, प्लस कोर्सेज एज वेल। ठीक है, अलग अलग मंथ के प्लान हैं। फाइन, ये 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12, 18, 24 अलग अलग मंथ्स के आपको प्लान दिखेंगे। एडवाइजेबल है दैट यू गो फॉर 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स, बिकॉज अगले 12 महीने में यू विल सी अ लॉट ऑफ वैकेंसीज। अभी एमपीसीजे का एग्जाम खत्म हुआ है, एडीजे का एग्जाम है, ठीक है, एचजेएस का एग्जाम है एमपी का नेक्स्ट मंथ, मतलब इसी मंथ अक्टूबर में। एंड इसके बाद देयर इज अ गुड इनफ चांस कि एमपी की वैकेंसी फिर से आ जाए। वी होप कि आ जाए नवंबर या एटलीस्ट दिसंबर में, तो आ जाए मैक्स टू मैक्स। फाइन, तो मान के चलो अगले 6 महीने में काफी सारी वैकेंसीज आने वाली है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इफ यू हैवंट स्टार्टेड इट सीरियसली। ठीक है, सिर्फ स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। स्ट्रैटेजिकली अगले आई वुड से 12 महीने बहुत अच्छे से पढ़ लो एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट थ्रू एनी ऑफ द स्टेट। ठीक है, क्योंकि कम से कम 3 से 4 एग्जाम आप देखने वाले हो, इवन उससे भी ज्यादा हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स की वैकेंसी आनी है, यूपी हो, डीजीएस हो, इन सब की वैकेंसी आनी है, तो प्लीज इसका ध्यान रखना। जल्दी से सब्सक्रिप्शन लो, कोड यूज करो, जिससे आपको मिलेगा
10% का ऑफ, 10% का डिस्काउंट, राइट। अच्छा, आईपीसी स्टार्ट करने से पहले या आईपीसी स्टार्ट करने पे कुछ चीजें समझना जरूरी है। आईपीसी विच इज नोन एज इंडियन पीनल कोड इकलौता पीनल लॉ नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। इसके अलावा और भी पीनल लॉज हैं, तो कभी भी ये सोचना कि सिर्फ आईपीसी ही इकलौता पीनल लॉ है जो जिसमें पीनल प्रोविजंस है, इसके अलावा कोई पीनल लॉ नहीं, दैट वुड बी रॉन्ग। तो ये कहना कि इंडियन पीनल कोड इज एग्जॉस्टिव इन नेचर, दैट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। इट्स नॉट एग्जॉस्टिव, फाइन, बिकॉज इसके अलावा और भी एक्ट्स है जहाँ पे पीनल प्रोविजंस दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल एनडीपीएस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, फाइन, ऑल भी एक्ट्स है जहाँ पर पीनल प्रोविजंस दिए गए हैं। बट आईपीसी में आपको जो भी प्रोविजंस मिलते हैं, जो भी ऑफेंसेस मिलते हैं, उनके लिए उनके लिए पूरा पूरा एग्जॉस्टिव है, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सारी पीनल लॉ आईपीसी में है, लेकिन जो जो आईपीसी में दिया है उससे रिलेटेड ये एकदम कंप्लीट है, एकदम एग्जॉस्टिव है। मतलब अगर मुझे कभी मर्डर के बारे में जानना है तो मुझे सिर्फ आईपीसी में देखने की जरूरत है, मुझे कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जॉस्टिव इन नेचर है इन टर्म्स ऑफ मर्डर, बिकॉज मर्डर डिफाइंड है, राइट। अगर मुझे पता करना है कि अनलॉफुल असेंबली क्या होती है तो मुझे सिर्फ यहाँ देखना पड़ेगा, सेक्शन 141 में देखना पड़ेगा कि कैसे डिफाइंड है, क्या दिया गया, इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जिन ऑफेंसेस के बारे में, जिन एक्ट्स के बारे में आईपीसी बात करता है, उनके बारे में एग्जॉस्टिव है। इसके अलावा अपन ये नहीं बोल सकते कि आईपीसी इज कंप्लीट इन नेचर, मतलब सारे पीनल लॉज बताता है, ऐसा बोलना गलत होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज और है, आप इसके प्रियम्बल में भी देखोगे, एंड दैट इज कि आईपीसी का जो पर्पस था वो ये था कि एक जनरल पीनल कोड होना जरूरी है, एक जनरल पीनल कोड होना जरूरी है। इसका मतलब क्या है, जो अपना आईपीसी है 1860 में इनैक्ट हुआ, राइट, एनफोर्स हुआ है 1862 में। अब हमें पता है कि ये जो एरा है ये इंडियन एरा नहीं है, मतलब इंडियन एरा एज इन कि जब इंडियंस रूल कर रहे थे या इंडिया की गवर्नमेंट थी, वो वाला टाइम नहीं था, ब्रिटिशर्स थे हमारे ऊपर, ठीक है, ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था। अब होता क्या था कि प्रायर टू ब्रिटिश रूल अपन को पता है कि बहुत सारे स्टेट्स में राजा महाराजा थे, तो सबका अलग 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 लॉ था। अब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या सोचा कि पूरे भारत पे उनको भी राज करना है, तो उन्होंने सोचा कि यार एक लॉ बना देना जरूरी रहेगा, एक लॉ बना देना कन्वीनियंट रहेगा। अदरवाइज होता क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे जिनको कोर्ट्स में बैठाया जाता था, पावर दी गई थी, वो अपना लॉ लगाते थे ब्रिटिश रूल का, जो म्यूनिसिपल थे वो अलग लॉ लगा रहे थे, सब अलग अलग लॉज लगा रहे थे, जिसको लेके बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी थी, किसी को समझ भी नहीं आते कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बिकॉज सब अपना लॉ लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, कंफर्मेशन चाहिए थी, एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी कि भाई जो लॉ है तो यही है। जैसे अगर अपन अभी देखें तो अपन को पता है इंडिया में आईपीसी है, आप करो क्राइम या मैं करूं ऑफेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, जो भी है आईपीसी के अंदर है। अगर अपन ने ऑफेंस किया तो आप हो या मैं हूं, विल बी पनिश प्रॉपर्ली, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगा, राइट। ये चीज उस टाइम पे नहीं थी, इस चीज को लाना जरूरी था, इसलिए वहां पर फर्स्ट लॉ कमीशन जो कि 1833 में आई और 1834 में आई, लॉर्ड मैकुले थे जिसमें, उन्होंने फिर ये चालू किया आईपीसी का जो बेड़ा था कि भाई एक आईपीसी बनाएंगे, जनरल पीनल कोड होगा, उसका लेकर उन्होंने काम चालू किया। और 1834 से लेकर 1836 के बीच में ये आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ। इसके ऊपर अगेन बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बहुत सारी बातें हुई, अगेन जैसे होता है ना डिस्कशन, आपने सुना होगा पार्लियामेंट्री डिस्कशंस, उस टाइप से डिस्कशन चले। फाइनली फिर एक डेट आई, भाई 1860 में इसको इनैक्ट कर देंगे। अब क्या था, इनैक्ट तो कर दिया है, लेकिन अब भी एक दुविधा थी। अभी जैसे व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, सब कुछ है, उस टाइम पे ये सब नहीं था। अब अगर आपको लोगों को बताना है कि इंडिया में एक जनरल पीनल कोड आया है जिसके तहत जो सबके लिए है, तो इसको बताने में भी टाइम लग जाएगा, क्योंकि इंडिया तो उस टाइम भी बड़ा ही था, राइट, लोग तो बहुत ज्यादा थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, तो इस चीज को बताने में भी ये चीज ब्रिटिशर्स को समझ में आई, इसलिए उन्होंने और टाइम लिया। और फाइनली फिर हुआ ये कि 1862 में इसको एनफोर्स किया गया, राइट।
जनरल पिनल कोड लाने का एक पर्पज ये था, सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज ये था कि एक कंसोलिडेटेड कोड हो, पूरे इंडिया के लिए यूनिफॉर्म रहे, राइट, सब अपना अपना अलग अलग कानून अलग, एक जनरल पिनल कोड हो जिसमें सारे ऑफेंसेस। अब सारे ऑफेंसेस का मतलब ये नहीं है कि जो जो दिया गया है इसे होता ही है, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आया कि सिर्फ आईपीसी में जो दिया वो कंप्लीट नेचर में नहीं है, और भी चीजें हैं जिनको ऐड करना पड़ेगा, और भी ऑफेंसेस हैं, राइट। इवन टुडे एज वेल हम ये नहीं बोल सकते कि जितने पीनल लॉज इंडिया में है सिर्फ उतने ही ऑफेंसेस हो सकते हैं या उतना ही क्राइम हो सकता है, इसके अलावा भी और क्राइम हो सकते हैं। तो जैसे जैसे अपन को लगेगा कि ऑफेंसेस और बढ़ रहे हैं, इनको और इंक्लूड करना चाहिए, वैसे वैसे ये और नए नए लॉज आते रहेंगे, नए 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 पीनल लॉज आते रहेंगे, ठीक है। चालू करते हैं विद द सेक्शंस नाउ। यस, इंडियन पिनल कोड एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860, ये आज सच पूछा नहीं जाता है ये वाला पार्ट, बट आपको 6 अक्टूबर 1860 आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो पूरा पोर्शन है ना जिसमें दिया गया इंडियन पिनल कोड एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860, ये होता है अपना लॉन्ग टाइम, पूरा नाम, ठीक है। ये है इंडियन पिनल कोड एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860, राइट। जो 6 अक्टूबर 1860 आपको दिख रहा है, ये है हमारा एनैक्टमेंट डे, जब एनैक्ट किया था आईपीसी को, राइट। प्रियम्बल से हमें पर्पस समझ में आता है कि भाई एम्बिग्विटी अगर कुछ है तो हम प्रियम्बल देखें कि पर्पस क्या था इसको लाने का, क्या उद्देश्य था कि हम आईपीसी लाना चाहते थे। इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया, तो भारत में एक ही पीनल लॉ हो, एक ही पीनल कोड हो, वहां यूनिफॉर्मिटी रहेगी, पर्पस। टाइटल एंड एक्सटेंट, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड, ये हमारा शॉर्ट टाइटल हो गया इंडियन पीनल कोड, राइट। इंडियन पीनल कोड एक्ट ऑफ 45 ऑफ 1860, ये हो गया उनका लॉन्ग टाइटल, राइट। शॉर्ट टाइटल इज इंडियन पीनल एंड शैल एक्सटेंड अगेन होल ऑफ इंडिया। अब ये वाला पार्ट तो हटा ही दो, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, 370 हट गया, इसके साथ ये पार्ट भी हट गया, हरा, ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है, एनफोर्समेंट कब हुआ, 1862 में। इनैक्टमेंट डेट क्या है, 6 अक्टूबर 1860। शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल क्या होता है ये समझ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, ये बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब सीधी सी बात है कि यार अगर इंडिया में किसी ने भी कोई ऑफेंस किया तो वो पनिशेबल होगा अंडर द आईपीसी, तो कॉमन सी बात है। अब यहाँ पर दिया गया एवरी पर्सन, जब यहाँ पे पर्सन की बात होती है तो एक चीज याद रखेंगे कि पर्सन इंक्लूड्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जैसे आप और मैं है, प्लस नॉन सिटीजन्स एज वेल, कि मान लो भाई कोई यूके का बंदा है, कोई यूके का व्यक्ति है जो इंडिया घूमने आया है, और उसने क्या किया, मान लो उसका नाम एक्स है, उसने क्या किया, उसको गुस्सा आया, उसने एकदम से वाई का मर्डर कर दिया, और अब वो वापस जा रहा है। यहाँ पर उसको रोका जा सकता है और उसको पनिश भी किया जा सकता है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि उसने एक ऑफेंस किया है। तो भारत के अंदर, भारत की टेरिटरी के अंदर अगर किसी ने भी ऑफेंस किया है, कोई भी हो वो, वेदर ही बी वेदर ही बी सिटीजन ऑफ इंडिया और अ नॉन सिटीजन, दोनों ही केसेस में पनिशमेंट बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। अगेन जब मैं पर्सन की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमेशा एक्सेप्शन रहते हैं, जैसे फॉरेन सोवरन्स, ठीक है, फॉरेन सोवरेन्स, हाई डिग्निटरीज, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, एलियन एनिमीज, वॉर एनिमीज जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, कोर्ट मार्शल वगैरह में आते हैं, वो इसमें नहीं आते, उनके जो एक्ट्स होते हैं, फाइन, तो इस चीज को याद रखें। तो पर्सन इंक्लूड सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन एज वेल, ये बात हमें याद रखनी है। Shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof to which he shall be guilty within it. Absolutely, कि अगर उन्होंने कोई भी ऑफेंस किया है तो बिल्कुल बिल्कुल पनिशेबल होना चाहिए वो, ये इंट्रा टेरिटोरियल है, टेरिटरी के अंदर अगर किया है। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखेंगे कि इंडिया की टेरिटरी इज 12 nautical miles from the sea as well, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक है। तो अगर पानी लैंड सरफेस से, लैंड से 12 नॉटिकल माइल्स तक भी इंडिया की टेरिटरी है, तो अगर 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर कोई ऑफेंस किया है तो भी वो
क्या होगा, वो होगा हमारा ऑफेंस अंडर द आईपीसी और पनिश किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। Punishment of offences committed beyond but by which which by law may be tried within India। ठीक है, पनिशमेंट ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड मतलब इंडिया के बाहर की है, बियॉन्ड इंडिया, बट बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। या आपने काम कहाँ है, आपने कांड कहाँ किया, आपने ऑफेंस कहाँ किया, आउटसाइड इंडिया, बट इंडिया के लॉ के तहत आपको पनिश किया जा सकता है। Any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been done within India। ये है बेसिकली उन व्यक्तियों के लिए जो इंडियंस हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन XYZ, ये XYZ करके एक व्यक्ति है, ही इज एन इंडियन। अभी वो गए हैं यूएसए, अभी वो यूएसए गए हैं ताकि घूम कर आए। ठीक है, अब क्या होता है, वो जब यूएस गए तो उन्होंने कर दिया एक ऑफेंस, लेट्स से स्टॉकिंग, स्टॉकिंग, राइट। हो सकता है स्टॉकिंग यूएस में ऑफेंस हो ना हो, इट डजंट मैटर। इंडिया में ऑफेंस है ये अपन को पता है। ठीक है, 354D में के अंदर बिल्कुल बिल्कुल ऑफेंस है। अब इंडिया को पता चल गया कि भाई ऐसा कुछ ऑफेंस किया गया है, देन ही कैन बी पनिश्ड अंडर द इंडियन लॉ। So irrespective of the fact कि whether it's an offense in USA or not, इंडिया में उसको बिल्कुल बिल्कुल पनिश किया जा सकता है। आई होप ये बात क्लियर होगी। फोर्थ, extension of code to extraterritorial offences। The provisions of this code shall apply to any offence committed by any citizen of India in any place without and beyond India। इंडिया के बाहर किया हो तो भी। Any person or any ship registered in India। ठीक है, अब क्या होता है, जो शिप होती है ना उसको एक फ्लोटिंग आइलैंड बोला जाता है। ठीक है, फ्लोटिंग आइलैंड, फाइन, क्योंकि पानी में वो फ्लोट करते रहिए। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि कौन से देश का झंडा लगा है उस पर्टिकुलर शिप में। तो अगर उस शिप में इंडिया का लगा है झंडा तो फिर इंडिया का लॉ लगेगा, अगर श्रीलंका का लगा है तो श्रीलंका का होगा, ये इंटरनेशनल लॉ, राइट। Any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer source located in India। जैसे मान लो पाकिस्तान में एक व्यक्ति बैठा है, वो हमारे अकाउंट से, मान लो हम 3-4 लोग हैं, हमारे अकाउंट से पैसे निकाल रहा है इलीगली, राइट, ऑफेंस है। यहाँ पर फिर वो लायबल हो सकता है, अगर हम उसको इंडिया लेके आ सकते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल लायबल होगा, क्योंकि उसने जो कंप्यूटर सोर्स यूज किया वो तो इंडिया में ही है। ठीक है, जो कंप्यूटर सोर्स है, जैसे मैं इस लैपटॉप में अभी क्लास ले रहा हूँ, इस लैपटॉप से उसने अगर पैसे निकालने हैं, यूज किया है, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल लाइबिलिटी बनेगी उसके अंडर द इंडियन लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल भी मिलता है अपन को, इलस्ट्रेशन भी मिलता है। A who is a citizen of India commits a murder in Uganda, it can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। जहां पर इंडिया में मिल जाएगा हम वहीं पे उसको उठाएंगे और फिर उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और फिर पनिशमेंट, राइट। आगे बढ़ते हुए सर्टेन लॉज, अच्छा ये जो एक्ट है, ये सेक्शन 5 है, ये अपना सेविंग क्लॉज। ठीक है, nothing in this act shall affect the provisions of any act or punishing mutiny and desertion of officers। फाइन, बेसिकली सेविंग क्लॉज है, बाकी एक्ट्स को बचा रहा है आईपीसी से कि आईपीसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा उन पर्टिकुलर एक्ट्स पे, वो अपने इंडिपेंडेंट चलेगी। सेक्शन 6, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, अच्छा सेक्शन 6 का एज सच कोई बहुत रेलेवेंस नहीं है, बस ये चीज हमें सेक्शन 6 ये बताता है कि भाई चैप्टर 4 जो है ना उसको हमेशा ध्यान में रखना। जब भी कोई पिनल प्रोविजन पढ़ो, ठीक है, आप एक एक करके देख सकते हो, एवरी डेफेमेशन ऑफ एन ऑफेंस, every penal provision, every illustration of such definition और penal provisions, जब भी आप ये सारी चीजें पढ़ोगे तो प्लीज ध्यान में रखना कि चैप्टर 4 है, वहां पर जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी बात कर रहा है, सिर्फ रेफर करवा रहा है। भाई जब भी आप पढ़ो ना कोई भी डेफिनेशन, कोई भी पिनल प्रोविजन, कोई भी इलस्ट्रेशन, तो याद रखना कि चैप्टर 4 है, जनरल एक्सेप्शंस हैं, हमने हर जगह मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं बताया है।
हमने हर जगह एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं लिखा है, हमने हर जगह इंसैनिटी, इनफेंसी, इंटॉक्सिकेशन, प्राइवेट डिफेंस, इन सारी चीजों के डिफेंसेस नहीं लिखे हैं। लेकिन जब भी आप कोई ऑफेंस पढ़ोगे तो याद रखना कि चैप्टर 4 भी है। तो भले किसी पे मर्डर का चार्ज लगाओ, अगर अपन को समझ में आ रहा है कि वो तो इंसेन है, तो वो इंसानिटी का डिफेंस ले सकता है, राइट? तो every definition, penal provision and illustration has to be read keeping in mind chapter 4 of the IPC, that is general exception. Fine. Those exceptions are not repeated again. हमने बार बार रिपीट नहीं किया है, हम क्यों हर बार 30 सेक्शन को मिला देंगे, हर ऑफेंस के बाद 30 सेक्शन को जोड़ना है, उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए हमने पहले ही बता दिया है कि आप जब भी ये चीजें पढ़ो ना, तो याद रखना कि एक चैप्टर है, चैप्टर 4, उसको भूलना मत। बस इतना बताया गया सेक्शन 6 में, ठीक है? एक बार इनके इलस्ट्रेशंस रीड करिएगा। which contain definitions of offences do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offences. ठीक है, ये नहीं बताया गया हर जगह, but the definitions are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offence done by a child under 7. हमने हर जगह नहीं बताया, ठीक है? हमने नहीं बताया कि मान लो अगर चोरी हुई है, थेफ्ट की बात करें, तो अगर मान लो ये जो है, ठीक है, पेन स्टैंड जो है, ये मान लो 3 साल के बच्चे ने चुराया, राइट? आपने थेफ्ट पढ़ा, आपने देखा कि यार एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, पोजेशन के बाहर लेके गया है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी है, बिल्कुल बिल्कुल लायबल होगा। बट एक चीज याद रखना, चैप्टर 4 में दिया गया है इन्फेंसी। अगर कोई भी एक्ट किया है बाय अ चाइल्ड हु इज लेस देन 7 इयर्स ऑफ एज, तो वो कोई भी ऑफेंस नहीं होगा, इट वोंट अमाउंट टू एन ऑफेंस। जब भी आप ये चीज रखो, पढ़ो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चैप्टर 4 है, ठीक है? A police officer without warrant apprehends Z who has committed murder. ठीक है? Here A is not guilty of offense of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z. बिल्कुल, was bound by law. लॉ के अंदर उसको अथॉरिटी है, जो अप्रीहेंड कर सकता है, जेड को अरेस्ट भी कर सकता है विदाउट वारंट, प्रोवाइडेड, अगर प्रोवाइडेड की वो प्रोविजंस में आता है, ठीक है? And therefore the case falls within the general exception. It provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. Read with article section 41 of CRPC. अगर एक पुलिस ऑफिसर है, दूसरे व्यक्ति ने मर्डर किया है, ऑब्विजिबल ऑफेंस है, तो वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। आप ये नहीं बोल सकते कि आपको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ है, नहीं, ठीक है? ही इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट, उसके पास अथॉरिटी है कि वो आपको अरेस्ट कर सकता है। आरपीसी में भी ये चीज दी गई है, फाइन। आईपीसी में भी इस चीज का डिफेंस मिल जाता है, एक्सेप्शन मिल जाता है, राइट? मूविंग अहेड, अच्छा, आप जो सेक्शंस हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, तो जल्दी से एक बार बस याद रख लेना कि किसमें डिफाइंड है। सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड सेक्शन 7 में, इसका मतलब क्या कि अगर एक जगह पर्सन का जो मतलब है, हर जगह पर्सन का मतलब वही है, तो एक बार जो टर्म यूज किया गया है पूरे आईपीसी में उसका सेम ही मतलब है, ठीक है? सेक्शन 8 में बताया गया जेंडर, ठीक है, कि ही इंक्लूड्स शी एज वेल, फाइन। हर जगह ही लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेल ने ही जो ऑफेंसेस किए हैं तो वही पनिशेबल होंगे, ठीक है? सिर्फ उनको ही पनिश किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी वुमेन ने किया है, फीमेल ने किया है, तो वो भी पनिश होंगी। तो ही इंक्लूड्स शी एज वेल, बस इतना याद रखना। नंबर, प्लूरल भी होगा, सिंगुलर भी होगा। सिंगुलर है तो इट इंक्लूड्स प्लूरल, प्लूरल है तो इट इंक्लूड्स सिंगुलर एज वेल, ठीक है? इंटरचेंज होता रहता है, यहाँ पे इतना ज्यादा टेक्निकल लोग ही नहीं गए, ठीक है? जैसे हर जगह ही और शी नहीं बोला गया, ही बोला है, ही इंक्लूड्स शी एज वेल, फाइन। अगर सिंगुलर है तो इट इंक्लूड्स प्लूरल एज वेल, कहीं प्लूरल है तो इट इंक्लूड्स सिंगुलर एज वेल, फाइन। सेक्शन 10, मैन एंड वुमेन। मैन मतलब मेल, कोई भी एज का हो, भली वो एक दिन का बच्चा क्यों ना हो, ठीक है? ही विल बी कंसिडर्ड एज अ मैन। एक दिन की बच्ची ही क्यों ना हो, ही शी विल बी कंसिडर्ड एज अ वुमेन। कोई भी एज हो, इट डजंट मैटर, ठीक है? ये कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब 354 के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन 354 के, फाइन। कि मान लो कोई 1 साल की बच्ची है, उसके प्राइवेट पार्ट्स टच कर रहा है एक मैन, तो क्या वो पनिशेबल होगा? यस, इट डजंट मैटर कि वो 1 साल की है या एक दिन की है, फाइन, या 1 घंटे की भी है इवन,
इट डजंट मैटर, फाइन। फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, उनको अपन ह्यूमन बोलेंगे, ठीक है। पर्सन, इट इंक्लूड्स एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड। अब पर्सन की बात बताऊं तो पर्सन में ये चीज है कि आप किसी कंपनी को लायबल कैसे कीजिएगा। अगर मान लो, क्या किसी कंपनी के ऊपर मर्डर का चार्ज लग सकता है? नहीं, बहुत मुश्किल है, कंपनी मर्डर कर ही नहीं सकती। डेफिनेटली वो एक लीगल एंटिटी है, बट कंपनी अपने हाथों से किसी का मर्डर नहीं कर। हाँ, हो सकता है उसके डायरेक्टर ने किया हो, ने किया हो, फाइन, किसी ट्रस्टी ने किया हो, ये सब हो सकता है, बट कंपनी ने खुद अपने हाथों से ये ऑफेंस। तो हमें ये चीज याद रखना है कि कंपनी को सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस के लिए लायबल हो सकते हैं जो वो कर सकती है, फाइन, हर किसी ऑफेंस के लिए नहीं लायबल होंगे। पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक ऑफ और एनी कम्युनिटी। डेफिनेशन क्वीन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 भी एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 में गवर्नमेंट दिया है। 18 थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो इंडिया के बारे में बताता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब इसमें ये बात, इट इंक्लूड्स जम्मू कश्मीर एज वेल। 19 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ पर्सन, कि अगर मान लो आप जज हो, तो हैव बीन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज, बिल्कुल सही है। बट इसके अलावा हर वो व्यक्ति जो एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। बट ऑल्सो एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, a definitive judgment. Definitive judgment is basically a final judgment. अगर उसको अपील नहीं किया गया तो ये फाइनल है। जो ये कोर्ट, जिस भी कोर्ट में मैटर है, ठीक है, अगर उसके लिए ये फाइनल है तो फिर वो डेफिनेटिव जजमेंट होगा। यहाँ पे याद रखना, अच्छा ठीक है, डेफिनेटिव जजमेंट हो गया। और अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव। जैसे इसमें याद रखो जॉली एलएलबी जो अरशद वारसी वाली थी, भाई वहां पे बोला गया था भाई आपको जहां जाना है जाओ, आज के दिन तो यही फाइनल है कि आपका जो मुवक्किल है, आपका जो क्लाइंट है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल जा रहा है जेल। तो वही डेफिनेटिव जजमेंट था, फाइन। वहीं अगर वो बोलते कि ऐसा करो, ये केस मैं ट्राई नहीं कर सकता, ऐसा करो, ये हाई कोर्ट ले जाओ, तो वो डेफिनेटिव जजमेंट नहीं था, वो कमिटल। या मान लो कोर्ट ऑफ सेशन को दे रहे, तो वो कमिटल है। कमिटिंग कोर्ट इज नॉट अ जज, ये चीज याद रखेंगे, फाइन। ऐसा कोई भी कोर्ट जो डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है उसको बोला जाएगा जज, ठीक है। और अ जजमेंट विच इफ कंफर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी, यहाँ पर अगर अपन बात करें, जो सेशंस जज है, सेशंस जज ने अगर डेथ पेनल्टी दी है, तो आपको पता होगा अंडर सेक्शन 28 ऑफ सीआरपीसी इट नीड्स टू बी कंफर्म्ड बाय एटलीस्ट 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। अब अगर हाई कोर्ट के जजेस ने इसको कंफर्म कर दिया तो ये हो जाएगा डेफिनेटिव जजमेंट, ठीक है, वुड बी डेफिनेटिव। और who is one of a body or persons which body or person is empowered by law to give such a judgment, मतलब मान लो अगर बेंच बैठे तो वो भी जजेस माने जाएंगे अगर वो एक डेफिनेटिव जज। जो पूरा सेक्शन 19 का मुद्दा है ना, ये इसी बात पे रिवॉल्व करता है कि आप क्या आप डेफिनेटिव जजमेंट दे सकते हो। अगर आप डेफिनेटिव जजमेंट दे सकते हो तो बिल्कुल जज हो। अगर आप सिर्फ कमिट कर सकते हो, आप सिर्फ केस आगे बढ़ा सकते हो, तो आप जज नहीं माने जाओगे उस पर्टिकुलर केस, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, कोर्ट ऑफ जस्टिस। The words court of justice denote a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting. अब याद रखना, कोर्ट ऑफ जस्टिस does not mean a place, एक डिफाइंड प्लेस कि सर हमारे यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वही होगा ना कोर्ट ऑफ जस्टिस। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, फाइन। जरूरी नहीं कि वही कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये चीज याद रखिए। फाइन, कोर्ट ऑफ जस्टिस डज नॉट डिनोट्स अ प्लेस, वो एक जगह नहीं है, वो एक बॉडी है। जहां पर भी जजेस बैठ गए वो कोर्ट ऑफ जस्टिस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, सेक्शन 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कई बार प्रीलिम्स से पूछा था कि पब्लिक सर्वेंट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, तो आपको याद होना चाहिए कि इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21। फाइन। 22 में है अपना पब्लिक सेकेंड, 22 में है अपना मूवेबल प्रॉपर्टी। Fine. The words movable property are intended to include corporeal property of every description, except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth. ठीक है, कि अगर अर्थ से अटैच है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। जैसे मान लो ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल जरूर अभी अर्थ से आज सच अटैच नहीं है, डेफिनेटली आपने फ्लोर के ऊपर रखी गई है वो, बट वो अर्थ से अटैच नहीं है। बट जो पेड़ है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि आप आज निकाल लो कल वापस लगा दो, ऐसी चीज। हाँ, जब हम उसको रूट से सीवर कर देंगे उसके बाद वो मूवेबल हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस तब तक वो क्या है, वो अपना एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक, दिस इज इंपॉर्टेंट। यस, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, हमारे शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ केस लॉज भी लिखवाऊंगा जो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप बिल्कुल बिल्कुल लिखेंगे। केस लॉज एज सच दो, ये के मीना का केस सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। wrongful gain. Wrongful gain is gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. ठीक है, अनलॉफुल मीन्स से आपने वो गेन किया है एंड यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर इट। जब भी आप शॉर्ट नोट्स लिखते हो ना, आपको ये चारों पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 1। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 इज wrongful loss. Wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing is legally entitled. गेनिंग रॉन्गफुल में क्या था, रॉन्गफुल गेन में क्या था, जब आपको कोई चीज गेन कर रहे हो आप, अनलॉफुल मींस एंड यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू इट। रॉन्गफुल लॉस में क्या है, यू आर लूजिंग समथिंग, यू आर लूजिंग सम प्रॉपर्टी। अनलॉफुल मींस टू व्हिच यू आर लीगली एंटाइटल्ड। ठीक है, ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 2। इसके अलावा आप दो और पॉइंट लिखते हो, व्हिच इज गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग wrongfully. A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully. ठीक है, gaining wrongfully क्या होगा, when you have retained something wrongfully, as well as when you such person acquires wrongfully. Not only when you have retained it wrongfully, but अगर तुमने acquire भी wrongfully किया है तो भी वो किस में आएगा, gaining wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of the property. ठीक है, कि मान लो ये मोबाइल मेरा है, आप इसको उठा के ले गए हो, नाउ आई एम लूजिंग रॉन्गफुली, आई एम एंटाइटल्ड टू दिस मोबाइल फोन, बट आपकी एक्ट की वजह से मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, राइट। एज वेल एज व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, नॉट ओनली जब आप उसको यूज कर रहे हो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, प्लस रॉन्गफुली डिप्राइव जो मुझे किया जा रहा है। गेनिंग रॉन्गफुली में याद रखेंगे जब आपने रिटेन रॉन्गफुली किया हो, एज वेल एज जब आपने एक्वायर रॉन्गफुली किया हो। ठीक है, यहाँ पर दो केस लॉज है जो मैं बिल्कुल आपको बोलूंगा कि आप ध्यान रखें इसका। ठीक है, एक है प्रियोनाथ बैनर्जी स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था, द अक्यूज्ड सीज्ड द बुलक्स ऑफ अ विडो। ठीक है, एक विडो थी, उसके बुलक्स उन्होंने सीज कर लिए और बोला कि भाई जब तक तुम पैसे नहीं दोगी ना, मैं तुम्हें ये वापस नहीं करने वाला हूँ ये बुलक्स, तब तक ये अपनी कस्टडी में रहेंगे। फाइन। अब क्या ये बोलना सही होगा कि यहाँ पर रॉन्गफुल गेन हो रहा है इसको, और जो विडो है, विडो को हो रहा है wrongful loss, क्योंकि शी इज एंटाइटल्ड टू द बुलक्स, राइट। बट यहाँ पर क्या हुआ, इसको बाहर रखा जा रहा है इस चीज से, उसको यूज नहीं करने दिया जा रहा है बुलक्स को। ठीक है, तो ये आएगा अपना गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली और रॉन्गफुल गेन और लॉस में। ठीक है, इसके अलावा जो एक और केस लॉ है, सेकेंड, वो है के एन मीना का। के एन मीना वेनिस वेजिस स्टेट ऑफ राजस्थान।
बहुत ही दुर्लभ केस है ये। यहाँ पे क्या होता है, जो कैडेट्स जो होते हैं क्या करते हैं कि लेके भाग जाते हैं, फाइन, एयरक्राफ्ट ही लेके भाग जाते हैं, और जब वो लेके उड़ जाते हैं, भाग नहीं जाते उड़ जाते हैं, तो वो पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। अब उनको समझ में आता है क्या निकल तो गए हैं लेकिन ज्यादा दूर पहुंच नहीं पाएंगे। वो क्या किए, पाकिस्तान में लैंड कर गए। और फिर उन्होंने बोला इंडियन एयरफोर्स वगैरह को, बताया कि हम यहाँ पे हैं। तो इंडियन फोर्स ने बुला लिया। अब जब बुलाया तो ये था कि भाई आप लेके कैसे गए, राइट। अब एक क्वेश्चन और जो एक आर्गुमेंट दिया गया बाय द अक्यूज्ड वो तो ये था कि कुछ टाइम के लिए तो था ना, कुछ टाइम के लिए तो गायब हुआ था, ऐसा थोड़ी कि हम लेकर भागे गए, आए नहीं है। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि भाई भले वो परमानेंट नेचर का हो या वो टेम्परेरी नेचर का हो, आप मेरा फोन 1 साल के लिए ले जाओ या 1 दिन के लिए ले जाओ, वो रॉन्गफुल लॉस रॉन्गफुल गेन होगा ही होगा, फाइन, क्योंकि मुझे उससे डिप्राइव किया जा रहा है। बात समझ आई। ये था के एन मीना विद स्टेट ऑफ राजस्थान। तो जब भी आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाए तो आप ये चारों पॉइंट समझाओगे। ठीक है, 4 पॉइंट्स में क्या था, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। ये 4 पॉइंटर्स लिखोगे। इसके बाद आप चाहो तो के एन मीना या प्रेमनाथ बैनर्जी, आई वुड सजेस्ट के एन मीना बिल्कुल लिखना। अगर एक लिख रहे हो तो, दोनों लिख रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, प्रेमनाथ बैनर्जी भी आ जाएगा, पर एटलीस्ट के एन मीना बिल्कुल लिखना अगर 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हुए सेक्शन 24 which is talks about dishonestly। अच्छा, अपन कई बार ये टर्म देखते हैं, dishonestly, fraudulently, ये टर्म बहुत देखेंगे आगे। whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को wrongful loss और खुद को wrongful gain करवाने की कोशिश करता है तो अपन बोल सकते हैं कि डिसऑनेस्टली वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे डिसऑनेस्ट का मतलब ये नहीं है कि खराब इंटेंशन होना वगैरह वगैरह, यहाँ पे थोड़ा कॉमन पार्लेंस से चीज है। तो जब तक मेरे एक्ट की वजह से आपको लॉस और मुझे गेन नहीं, या मुझे गेन नहीं हो रहा है, वो डिसऑनेस्टली में नहीं आएगा। तो यहाँ पर रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन होना जरूरी है। जब अपन बात करते हैं फ्रॉडुलेंटली की, जो कि सेक्शन 25 में दिया गया है, तो इट इंक्लूड्स अ पर्सन इज सेड टू डू a thing fraudulently if he does that thing with the intent to defraud but not otherwise। यहाँ पर intention होना चाहिए to defraud। यहाँ पर कोई end result आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको डिफ्रॉड करना चाहता हूं, मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, इट डजेंट मैटर। अगर मेरा इंटेंशन था वहां पर तो वो फ्रॉडुलेंटली में आ जाएगा। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली में डिफरेंस समझना जरूरी है। डिसऑनेस्टली में क्या है, दैट एंड रिजल्ट इज एक रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, दोनों में से कुछ होना जरूरी है। फ्रॉडुलेंटली में ऐसा जरूरी नहीं है, जस्ट दैट देयर शुड बी एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड। अगर मेरा इंटेंशन है आपको धोखा देने का, डिफ्रॉड करने का, काफी है, फ्रॉडुलेंटली में आ जाएगा। ठीक है, भली मैं दे पाऊं या ना दे पाऊं, मेरा इंटेंशन है तो काफी है, फाइन। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को समझेंगे। रीजन टू बिलीव, बहुत बार आपको ये भी दिखेगा रीजन टू बिलीव, आने वाले सेक्शंस में देखना भी। अ पर्सन is said to have reason to believe a thing which if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। sufficient cause होना जरूरी है। just because मैं मानता हूं कि भूत करके एक चीज होती है, ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं कि भूत वूत होते हैं, is not enough। I should be having sufficient cause of it, कि मैंने मान लो खुद वो चीज एक्सपीरियंस की है, बहुत बारी की है, तो अपन बोल सकते हैं रीजन टू बिलीव, अदरवाइज नहीं। फाइन, किसी का एक अजम्पशन होना इज नॉट वैलिड, देयर हैज टू बी सफिशिएंट कॉज। एक रीजनेबल कॉज होना चाहिए कि यार हाँ ये चीज होती है। फाइन, जैसे अगर मैं बात करूं तो फोन में मैं अगर यूट्यूब चलाना चाहूँ तो मैं चला सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा देख चुका हूँ कि बहुत बार यूट्यूब चलता है फोन पे, टीवी पे चलता है। देयर इज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव कि यूट्यूब चलता है टीवी पे, फोन, राइट। 27 में बहुत ही सिंपल सी बात यह है कि भाई अगर प्रॉपर्टी आपकी वाइफ के पोजीशन में, क्लर्क के पोजीशन में या सर्वेंट के पोजीशन में, तो ऐसा माना जाएगा कि वो चीज आपके ही पोजीशन में है। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी आपके पास ना होते हुए आपकी वाइफ
क्लर्क या सर्वेंट के पास है तो हम ऐसा ही मानेंगे कि वो चीज आपके पास है। इसको बोलते हैं अपन कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। ठीक है, एक बार रीड कर लो। व्हेन प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ अ पर्सनस वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन is said that the person's possession within the meaning of this code. ठीक है, a person employed temporarily or on a particular occasion in the capacity of a clerk or servant is a clerk or servant within the meaning. ठीक है, कि मानो क्या हो रहा है कि आपके घर में किसी का जन्मदिन है, आप ये जन्मदिन 2 दिन मनाने वाले हो। ठीक है, एकदम ग्रैंड स्टाइल में। आपने क्या किया, 10-20 लोगों को और बुलाया कि भाई खाना वाना बनाओ, गेस्ट वगैरह की देखभाल करो। ये सब आएंगे अंडर द डेफिनेशन ऑफ सर्वेंट। तो टेम्पररी हो या परमानेंट हो डजंट मैटर, अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी उनके पोजेशन में है ऐसा माना जाएगा कि वो आपके ही पोजेशन में। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हुए काउंटरफीट। A person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing. जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, ये है एक्स पेन का, हाँ एक्सपी पेन का, फाइन। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार कि कुछ तूफानी करते हैं और मैंने एकदम सेम का सेम पेन टैप बनाया, एकदम सेम पेन लग रहा है, एकदम रिजेंबल कर रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि काउंटर फिट किया गया। ठीक है, इमिटेट किया गया सेम चीज। इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। ये आता है 7,000 रुपए का, मैं क्या करूंगा, मैं नकली बनाऊंगा, मेरी कॉस्ट आएगी मुश्किल से 500 रुपए की और मैं बेचूंगा 7,000 रुपए। ये 7,000 के बिकते ना। नाउ हियर मैं ओरिजिनल नहीं बेच रहा हूँ, मैं नकली बेच रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। मैं आपको इससे बेसिकली धोखा देना चाहता हूँ। जैसे सुना होगा 500 और 1,000 का नोट बंद क्यों हुआ था, क्योंकि नकली नोट बहुत ज्यादा थे, टेररिस्ट वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते थे, काउंटर फिटिंग बहुत ज्यादा चल रही थी, राइट, ऐसे कुछ कुछ रीजंस दिए गए, राइट। अब यहाँ पर जरूरी है कि वो रिजेंबल करे, जैसे ये है इसके जैसा होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो फाइन, 19-20 जैसे बोलते हैं ना, तो ठीक है। बट अगर इसकी जगह एकदम ही कुछ नया बन गया, ठीक है, तो फिर तो वो कुछ अजीब ही लगने लगेगा, कुछ अजीब ही हो जाएगा, फाइन। जैसे मान लो ये माउस है, राइट, आपने माउस को क्या किया, कुछ नया वर्जन निकाला, आपने कॉपी करने की कोशिश की जेब्रोनिक्स का, ठीक है, आपने कॉपी करने की कोशिश की, आपने जेब्रोनिक्स की जगह जेब्रा लिख दिया, इमिटेट भी नहीं कर पाया, अब आप बोल रहे हो जेब्रोनिक्स का है, क्या वो लगेगा ऐसा? नहीं। प्लस जो स्पेक्स है वो मैच नहीं कर रहे, प्लस जैसा दिखता है वैसा मैच नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का, एंड अभी शायद रिसेंटली 20 का सिक्का भी आया, आपने वो मिंट किए, आप नकली कॉइन्स बनाने की कोशिश भी कर रहे हो, बट आपने इतना वाहियात इमिटेशन किया है, इतना बेकार इमिटेशन किया है कि कोई भी उससे नहीं बनेगा, कोई भी उससे बेवकूफ नहीं बनने वाला है, कोई भी डिसीव नहीं होने वाला है। क्या वो काउंटरफिट में काउंट होगा? द आंसर इज नो। फाइन, एग्जैक्ट इमिटेशन होना हो, बट ऐसा होना चाहिए कि कोई व्यक्ति उससे डिसीव हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो आपने 2,000 का नोट बनाया, आपने क्या किया ना, अभी वो थोड़ा पिंकिश टाइप का है, आपने क्या किया, उसको एकदम ऑरेंज कर दिया, जैसे 200 का नोट है ना, एकदम वैसा कर दिया। क्या कोई बनेगा? नहीं, क्योंकि सबको पता है कि 2,000 का नोट थोड़ा पिंकिश टाइप का है, पिंक कलर का है। 200 का नोट जो है वो थोड़ा ऑरेंज है, तो अब तुम अगर ऑरेंज कलर मतलब 200 के नोट को अगर पिंक कर दोगे तो लोग बनेंगे थोड़ी, लोगों को पता है ना नकली है ये, सरकार ने कब चेंज कर दिया कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा थोड़ी होगा, राइट। तो इमिटेशन का मतलब ये है कि एग्जैक्ट होना हो, बट मोर और लेस सेम होना चाहिए, एक व्यक्ति डिसीव हो जाए, अगर उससे कोई व्यक्ति डिसीव होने ही नहीं वाला है, उससे कुछ होने ही नहीं वाला है, कुछ डिसीव नहीं होगा कोई, तो फिर वो काउंटरफिट में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हुए, डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर, कोई भी मैटर एक्सप्रेस किया गया हो किसी भी सब्सटेंस में, भले वो एविडेंस के लिए यूज किया जाना हो या ना किया जाना हो, वो अपना डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मींस और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर्स फिगर्स और मार्क्स आर ऑब्टेन्ड या फॉर्म। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किस चीज से लिखा है, एज लॉन्ग एज वो चीज लिखा है। फाइन, जैसे अभी मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने लिखा है इंडिया, फाइन, अब मैंने कौन से सब्सटेंस से लिखा है, किस पे लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो कंटेंट है ना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंटेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। A writing expressing the terms of a contract which may be used as evidence of the contract is a document. अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि जब मैंने वो चीज लिखी हो
तो मेरा इंटेंशन हो कि मैं इसको एज एन एविडेंस यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये इंडिया लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जरूरी नहीं कि आगे चल के 1 महीने 2 महीने बाद मुझे प्रूफ करना हो आप सबको कि ये देखो मैंने इंडिया लिखा था ना, पता होना चाहिए था ना। अब मेरा इंटेंशन हो इसको एज एन एविडेंस यूज करने का या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस पे कोई भी कंटेंट लिखा हो वो डॉक्यूमेंट होगा। फाइन, चलिए इसको एक बार रीड कर लीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। Whatever is expressed by means of letters, figures or marks are explained by mercantile or the usage again, yeah such important name, इसको रहने देते हैं। ठीक है, 29A ये आईटी एक्ट की देन है। जहां पे भी आप ए देखोगे वो आईटी एक्ट का ही देन होता है। आईटी एक्ट से आया ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी इंक्लूड होता है, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वैल्यूबल सिक्योरिटी जिस चीज से कोई भी लीगल राइट क्रिएट किया गया, फॉर एग्जाम्पल बिल, बिल इज अ वैल्यूबल सिक्योरिटी। ठीक है, वहां पे एक लीगल राइट क्रिएट होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। extended, transferred, restricted, extinguished, or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right. For example, promissory note. कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या वैल्यूबल सिक्योरिटी में इंक्लूड होगा प्रॉमिसरी नोट की नहीं, फटाफट से बताएंगे। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देखो। okay? आगे बढ़ते हुए, विल, the words a will denote any testamentary document. ठीक है, such important name. 32 words referring to acts include illegal omissions. मतलब क्या कि जब अपन बोलते हैं ना एक्ट, कि आपने गलत एक्ट किया, रॉन्गफुल एक्ट किया है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इलीगल ओमिशंस एज वेल। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशंस। ठीक है, एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशंस। फाइन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, 32 में दिया गया कि एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशंस, इसको याद रखेंगे। 33 में बोला गया act and omission. The word act denotes as well as the word act denotes as well as series of acts as a single act. ठीक है, तो सीरीज ऑफ एक्ट्स है, उसको भी एक सिंगल एक्ट की तरह अपन एक्ट ही बोल सकते हैं। द वर्ड ओमिशन डिनोट्स सीरीज ऑफ ओमिशंस। फाइन, उसको अपन सिंगल ओमिशन बोल सकते हैं। एंड एक्ट इंक्लूड्स ओमिशंस एज वेल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक व्यक्ति है जेड, बहुत छोटा सा बच्चा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 साल का है। फाइन, उसने उस बच्चे को पिछले 5 दिन से खाना नहीं दिया और वो बच्चा ठीक हो गया। लेट से आफ्टर अ वीक या आफ्टर 10-15 डेज उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर एक इलीगल ओमिशन किया, उसने एक रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया, फाइन, उसने एक ओमिशन किया है एंड इट इंक्लूड्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एक्ट एज पर सेक्शन 32। ठीक है, तो 32 में बोला गया है कि एक्ट का मतलब ये भी है कि इलीगल ओमिशन उसमें आएगी। ठीक है, 33 में बताया गया कि एक्ट क्या है, ओमिशन। अब अपन आ रहे हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में आज के सेशन के, और वो है अपना सेक्शन 34। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और ये जरूरी भी है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। डू कीप अ कॉपी विथ यू। ठीक है, अगर आपके पास कॉपी है तो प्लीज इसको रखेंगे। और मैं जो जो केसेस बताऊं प्लीज डू राइट इट डाउन। फाइन, acts done by several persons in furtherance of common intention. When a criminal act is done by several persons इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, अच्छा याद रखना कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन 1870 के अमेंडिंग एक्ट से आया था। ये कई बार पूछा जाता है, और कभी टफ क्वेश्चन बना तो ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे कि पहले क्या था, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन नहीं था, ये आया 1870 के अमेंडमेंट से आया। Each of such persons is liable for that act in the same manner as if it was done by him alone. ठीक है, तो अगर मानो कि इंकू, मिंकू
चिंकू एंड टिंकू। ठीक है, ये 4 लोग हैं। इन्होंने सोचा कि यार कुछ तूफानी करते हैं। अपन क्या करेंगे, एसबीआई में जाएंगे या XYZ बैंक में जाएंगे, वहां जाकर ऐसा करते हैं, रॉबरी करके आते हैं। बहुत दिन हो गए, पैसों की कमी लग रही है, और क्योंकि अपन ने मनी आइस्ट भी देख लिया है, तो कुछ तूफानी करते हैं, रॉबरी करके आते हैं। अब ये चारों गए। टिंकू जी का काम था कि ये गेट में खड़े रहे। बाकी मिंकू, चिंकू एंड टिंकू जो है, ये अपना अपना काम करेंगे, अंदर जाके रॉबरी में हिस्सा लेंगे। मेन मेन काम ये करेंगे, ठीक है, कि मैनेजर को डराना है, पैसे निकलवाना है, ये सारे काम ये करेंगे। टिंकू जी सीटी बहुत अच्छी बजाते हैं, इसलिए उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, और वो ये है कि अगर कभी भी पुलिस दिखे या ऐसा लगे कि पुलिस आने वाली है, तो फटाफट से सीटी मारना, ताकि हम सब लोग भाग पाए। राइट, ये काम इनको को मिला है। अब जब ये लोग काम कर रहे थे, अपना रॉबरी कर रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ, जो मैनेजर है ना, मैनेजर का नाम रखते हैं टीनू। ठीक है, टीनू जो है वो बहुत परेशान कर रहा था, रॉबरी में सहयोग नहीं कर रहा था, ठीक है, कोऑपरेट नहीं कर रहा था। तो मिंकू ने क्या किया, इसको कर दिया शूट। भाई बहुत हो गया, अब नहीं झेल पाएंगे, सीधे शूट। तीनों की हो गई डेथ, वारदात पे ही, ठीक है, तुरंत ऑन द स्पॉट। अब ये लोग बढ़िया चोरी कर रहे थे, रॉबरी कर रहे थे, कुत्ते में आ जाती है पुलिस। टिंकू जी ने बहुत अच्छी सीटी मारी, बाकी तीनों भाग गए, लेकिन जो हमारे इंकू जी है वो पकड़े गए, पुलिस ने इनको पकड़ लिया। नाउ कैन ही बी ट्राइड नॉट ओनली फॉर द रॉबरी, रॉबरी के तो बिल्कुल बिल्कुल चार्ज बनेगा, बट क्या टीनू जी की डेथ के लिए लायबल कर सकते हो? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों? भली जो शूट किया है वो मिंकू ने किया है, डेथ कॉज किया, बट इट वाज डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ताकि वो लोग रॉबरी कर पाए, इसलिए वहां पर उसको शूट किया गया। इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल लाइबिलिटी बनेगी टिंकू की, ठीक है, जैसे बाकियों की बनी है उनकी भी बनेगी। अब यहाँ पर एक केस या लॉ याद रखेंगे। अच्छा, अब केस लॉ लिखवा रहा हूँ। परेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, वो इससे काफी हद तक सिमिलर है। ठीक है, इसको बोला जाता है पोस्ट मास्टर केस के नाम से भी। ये केस जाना जाता है बाय द नेम पोस्ट मास्टर केस। राइट, इसके अलावा एक और केस लिखिए जिसको बोला जाता है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इसको बोलते हैं अपन इंडस रिवर केस, क्योंकि इंडस रिवर के पास हुआ। आज सच में सबको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडस रिवर केस। इसके बाद जो आपने एक और केस लिखना है, वो है कृषि देव पांडे का वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पर बोला गया था कि जो कॉमन इंटेंशन है, बोला गया कॉमन इंटेंशन कैन डेवलप ऑन द स्पॉट एज वेल। ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि आप, अच्छा इससे पहले क्या था कि प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, एक रात पहले हम चाय पे या समोसे पे चर्चा करते हुए ये प्लान बनाए। बट ऋषिदेव पांडे में बोला गया कि इट कैन डेवलप ऑन द स्पॉट एज वेल, उसी टाइम पे भी कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं केस लॉ की बात करूं, तो आप पांडुरंग स्टेट ऑफ हैदराबाद लिख सकते हैं, जहां पर कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस बताया था, स्टेट ऑफ हैदराबाद। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस बताया गया था, डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। ठीक है, ये केस लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक और केस लॉ है जो आपको लिखना है, श्रीकांत्या में नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि आज तक उसमें रेलेवेंस नहीं बताया गया था। जेएम देसाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन ये भी होता है कि सर क्या वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है, फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है कि नहीं। ठीक है,
श्रीकांतिया में बोला गया कि हाँ फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, बट इसको बाद में जेएम देसाई के केस में ओवररूल कर दिया गया, जिसमें बोला गया कि फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी। Physical presence is not necessary only in cases of जहां पर फिजिकल वायलेंस है, ठीक है, जहां पर दंगे वगैरह हो रहे हैं तो वहां पर आपका होना जरूरी है, वायलेंस वगैरह हो रही है तो, ठीक है। इसके अलावा कोई जरूरत नहीं कि आप वहां पर मौजूद रहो। अब इसके बाद एक केस और है जहां पे और अच्छे से बताया गया, इस बाय द नेम सुरेश वेज स्टेट ऑफ यूपी। सुरेश वेज स्टेट ऑफ यूपी में बोला गया कि इफ अ पर्सन if a person is giving instruction through some electronic form, पार्टिसिपेशन कैन बी कंसिडर्ड, कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे अगर किसी ने 26/11 वाली मूवी देखी हो जिसमें नाना पाटेकर है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप उस जगह पे मौजूद हो तो ही माना जाएगा कि आपका रोल है, आपने कुछ काम किया है। अगर आप कॉल के थ्रू उनको डायरेक्ट कर रहे हो कि भाई यहाँ जाओ वहां जाओ, यहाँ इतने लोग हैं, पूरा प्लानिंग में हेल्प कर रहे हो, तो भी ऐसा माना जाता है कि आप इन्वॉल्व हो, ठीक है। ये बोला गया सुरेश वेजिस स्टेट ऑफ यूपी में। तो ये सारे केस लॉस काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनको समझना और ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप, ये सेक्शन का क्वेश्चन आपको 5 नंबर, 10 नंबर और 20 नंबर सब में मिल सकता है, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट। प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम। सेक्शन 36 पे आ जाओ डायरेक्टली, या 30 को देख लेते हैं, जस्ट गिव मी सेकंड। 35 में बोला गया है व्हेन सच एक्ट इज criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention। या सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार जल्दी से रीड करेंगे। whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, ठीक है, वो क्रिमिनल तभी हो सकता है जब आपका इंटेंशन हो, या आपने क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन के साथ किया हो, and is done by several persons, each of such persons who join in the act with such knowledge or intention is liable, जैसे कि उसने खुद नहीं किया हो। 34 से थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है, फाइन। 34 में एक ऑफेंस का बोला गया, क्रिमिनल एक्ट किया गया। 35 में बोला गया कि ऐसा कोई भी चीज जो कि क्रिमिनल तभी हो सकती है जब क्रिमिनल नॉलेज या क्रिमिनल इंटेंशन के साथ की गई हो, काफी लोगों ने वो चीज किया है, तो हर एक व्यक्ति जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो बिल्कुल बिल्कुल लायबल होगा। आगे बढ़ते हुए, इफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। मतलब क्या होता है, अच्छा, इलस्ट्रेशन भी अच्छा दिया है। ए इंटेंशनली कॉजेस जेड्स डेथ पार्टली बाय ओमिटिंग टू गिव फूड, आधा तो इसलिए या कुछ पार्ट तो इसलिए क्योंकि तुमने खाना नहीं दिया, और कुछ पार्ट इसलिए कि तुमने अच्छे से उसकी कुटाई की है, ठीक है, कि आपने उसको मारा, ये भी रोल प्ले किया, आपने उसको खाना नहीं दिया, ये भी रोल प्ले किया, ठीक है, क्योंकि आप उसको मारते गए, आपने खाना नहीं दिया तो उसका शरीर झेल नहीं पाया और उसकी डेथ हो गई। यहाँ पर ए हैज कमिटेड द मर्डर ऑफ जेड, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टली आपने एक्ट किया, एक्ट क्या था, मारना, और पार्टली ओमिशन किया, ओमिशन क्या था, खाना नहीं देना, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल इन्वॉल्व है। Cooperation by doing one of several acts constituting an offense, when an offense is committed by means of several acts, बहुत सारे एक्ट किया है, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts either singly or jointly with any other person commits that। मतलब हमें रॉबरी करनी थी, अब रॉबरी करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत थी,
ठीक है, किसी को वैन जुगाड़नी थी, किसी को हथियार जुगाड़ने थे, पूरा प्लान बनाना था, बहुत सारी चीजें। तो भले आपने वो सारे काम या कुछ काम सिंगली किए हो, खुद से किए हो, या किसी से मिलके करवाए हो, फाइन, ऐसा माना जाएगा कि आपने ऑफेंस किया, आपने वो पर्टिकुलर ऑफेंस किया है। ठीक है, अगर आप उसका भागीदार रहे हो, आप उसके पार्ट रहे हो, तो इसके इलस्ट्रेशंस रीड कर लेना। Persons concerned in criminal act may be guilty of different offences. Where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act. ठीक है, अलग अलग ऑफेंसेस पे वो गिल्टी हो सकते हैं। फाइन, A attacks Z under such circumstances of grave provocation, that is killing of Z would only be culpable homicide, not amount. ठीक है, B having ill will towards Z, जहां पर उसकी ill will है, intending to kill him and not having been subject to the provocation, उसको कोई provocation नहीं मिला है, उसने assist किया A को to kill Z, यहाँ पर A and B both are engaged in causing Z death, सही बात है, A ने भी मारा, B ने भी मारा, बट A को क्या मिला, grave and sudden provocation, B को कुछ ऐसा प्रोवोकेशन नहीं था, उसका इल विल था, वो मारना ही चाहता था। ठीक है, B is guilty of murder and is guilty only of culpable homicide. Why? Because grave provocation था यहाँ पर। Voluntarily, अच्छा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा जाता है प्री में, कौन से सेक्शन में डिफाइंड है। A person is said to cause an effect voluntarily, कब? When he causes it by means whereby he intended to cause it, जब उसका इंटेंशन था कि वो एक चीज करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पेन जोर से फेंक दूं, मुझे पता है कि पेन टूट सकता है, आई इंटेंड टू कॉज द रिजल्ट, आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस पेन, ठीक है, मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बहुत जोर से फेंका दीवार की तरफ। और by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to, this is reason to believe again section 26 याद रखेंगे। ठीक है, पहला क्या है, जब इंटेंशन था ये काम करने का। सेकंड क्या है कि जब तुमने वो मीन्स एम्प्लॉय किए तो तुम्हें पता था, या एक रीजन टू बिलीव था कि ये चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पेन के ऊपर मैं जोर से हथौड़ा मारूं, तो क्या एक नॉलेज नहीं है कि भाई ये पेन तो अस्त व्यस्त हो जाएगा एकदम, मैं हथौड़ा मारूंगा इस पेन के ऊपर, तो किसी व्यक्ति को तुम चौथी मंजिल से धक्का दे दो और तुम बोलो क्या तुम्हें तो पता ही नहीं था, गलती से दे दिया था धक्का, ये समझ में आ रहा है कि तुमने जानबूझ के धक्का दिया है, और फिर तुम बोलो कि मुझे नहीं पता था कि उसकी डेथ हो जाएगी, तो क्या ये ऑब्वियस सी बात नहीं कि तुम चौथी मंजिल से, फोर्थ फ्लोर से अगर उसको धक्का दोगे, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि उस व्यक्ति की जान तो बिल्कुल बिल्कुल जाएगी, राइट। वहां से जान जाना तो बिल्कुल पॉसिबल है, एक रीजन टू बिलीव है, एक नॉलेज होगा, भाई किसी भी व्यक्ति को तुम अगर चौथी मंजिल से फेंकोगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। इससे मुझे याद आ रहा है, बाजीगर मूवी अगर किसी ने देखी हो, तो वहां पे जो शाहरुख खान है, वो कैसे शिल्पा शेट्टी को फेंक देता है, राइट, फेंक देते हैं ना ऊपर से, एकदम टॉप फ्लोर से, टेरेस से। अब अगर वो बोले मूवी में, भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि इस चीज से किसी की डेथ भी हो सकती है, तो क्या वो आर्ग्यूमेंट माना जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी को टेरेस से फेंक दोगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20-30 फ्लोर ऊपर से फेंकोगे, तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। यहाँ पे अपन को बहुत इंटेलिजेंट या बहुत नॉलेजेबल होने की जरूरत नहीं, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि किसी की डेथ हो जाएगी, राइट। A sets fire by night to an inhabited house in a large town, बहुत बड़े टाउन में उसने फायर किया, फायर कॉज किया नाइट में, for the purpose of facilitating a robbery and thus causes the death of a person, उसने एक व्यक्ति की डेथ भी कॉज कर दी। Here A may not have intended to cause death, उसका इंटेंशन ना हो डेथ कॉज करने का, फाइन, एंड मे इवन बी सॉरी दैट डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय हिज एक्ट, ये भी हो सकता है कि उसको बुरा लगे, उसका इंटेंशन नहीं था कॉज करने का डेथ, या उसको बुरा भी लगे। बट अगर आप एक बड़े से टाउन में जहां पर लोग हैं उसमें आग लगा दोगे, तो क्या ये ऑब्वियस नहीं है किसी व्यक्ति की डेथ होगी? भाई एक घर में 10 लोग रह रहे हैं, आप उस घर में आग लगा दो, क्या बहुत कॉमन सेंस की बात नहीं है? भले मेरा इंटेंशन ना हो, मुझे बहुत बुरा भी लगा जब उनकी डेथ हो गई, बट अगर मैं जहां लोग रह रहे हैं वहां पे आग लगाऊंगा,
ऑब्वियसली बात है कि डेथ कॉज होगी, कोई ना कोई मरेगा ही मरेगा, राइट। सेक्शन 40 में ऑफेंस डिफाइंड है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो सारे ऑफेंसेस बताए गए, तो इस पे जाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि सेक्शन 40 में ऑफेंस डिफाइंड है, दैट्स इट, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 में दिया गया स्पेशल लॉ। अच्छा, स्पेशल लॉ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डील करता है, जैसे एनडीपीएस एक्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डील करता है। जब लोकल लॉ देखते हैं तो लोकल लॉ एक पर्टिकुलर एरिया से डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है, राइट। लोकल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। जो स्पेशल लॉ होता है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, कि मान लो कल के दिन एक नया लॉ बनता है जो पेन्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पेन को गवर्न करेगा, तो ये एक स्पेशल लॉ होगा, राइट। जैसे एनडीपीएस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, डाउरी से रिलेटेड है, तुम उसमें सब कुछ नहीं करोगे, फाइन, कि शादी के दिन ऐसा होना चाहिए कि 4 मालाएं पहनाएंगे, 2 बहुत बहुत बड़ी अंगूठियां होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं रहेंगी, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डील कर रहा है, ठीक है। 43 इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। The word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law. Illegal का मतलब है हर वो चीज जो एक offense है। First is offense. Second thing is prohibited by law. Fine. Third is or which furnishes ground for a civil action. यहाँ पर से सिविल केस होगा थर्ड में, कि मान लो डिफेम कर दिया, ठीक है, टॉर्ट के अंदर आ रहा है। And a person is legally bound to do whatever it is illegal for him to omit. ठीक है, आप लीगली बाउंड हो हर उस एक्ट से जो आप अगर नहीं किए तो वो इलीगल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो जेलर है, जेलर इज लीगली बाउंड कि वो सारे प्रिजनर्स को खाना प्रोवाइड करवाएं। उन्होंने क्या किया, 20 प्रिजनर्स को खाना प्रोवाइड नहीं किया 10 दिन से, और उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर ही हैज डन एन इलीगल एक्ट, उन्होंने एक चीज ओमिट किया है, और क्योंकि उन्होंने चीज को ओमिट किया है, ही वाज लीगली बाउंड टू डू दैट एक्ट, उन्होंने ओमिट किया, इसलिए एक इलीगल चीज हो गई है, फाइन। ये एक ऑफेंस हो गया है, उन्होंने मर्डर कॉज कर दिया, उन्हें पता था कि डेथ हो जाएगी अगर तुम 10 15 दिन 20 दिन 30 दिन खाना नहीं दोगे, ठीक है। 44 इंजरी। The word injury denotes any harm whatever illegally may be caused to any person in body mind reputation या property। चार चीजें इंक्लूडेड है, याद रखना सेक्शन 44 में। ये क्वेश्चन बनता है सिर्फ प्रीलिम्स में कि कौन सी चीजें इंक्लूडेड है। इट इंक्लूड्स बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एज वेल एज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड, तो ये चीज याद रखेंगे, चार चीजें, बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इंजरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हाथ पैर तोड़े तो ही इंजरी होगी, अगर तुमने किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म किया है तो वो भी इंजरी में काउंट होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। जल्दी से रीड करिएगा। आगे बढ़ते हुए, अच्छा ये बहुत इजी है। 45 टॉक्स अबाउट लाइफ। अब यहाँ पे जो लाइफ है ना वो ह्यूमन बीइंग की है, पर्सन की नहीं है, याद रखना, ठीक है। अपन ने सेक्शन 11 में देखा था पर्सन, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है, फाइन, क्योंकि एक कंपनी की डेथ कॉज करने में आपको मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। बट अगर आपने किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ ली है तो आप पे बिल्कुल मर्डर का चार्ज लग सकता है, या कल्पेबल होमिसाइड एज द केस में भी, फाइन। तो लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग unless the contrary appears from the context, until unless इसके contrary कुछ लगता है, हम क्या मानेंगे, life includes the life of a human। death may be same चीज है, death of a human being। animal denotes any living creature other than human, तो human beings के अलावा, आपके और मेरे अलावा जो भी चीज है वो सब एनिमल है। vessel denotes anything made for conveyance by water of human beings or of property, ठीक है, conveyance के लिए, conveyance by water।
49 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ याद रखना ईयर और मंथ दिया है। 50 में सेक्शन दिया है, 51 में ओथ दिया है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 52 यस इट इज इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention. ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है। यहाँ पर ये नहीं बताया कि गुड फेथ एक्चुअल में क्या है, ये बताया गया कि अगर ये काम नहीं हुआ तो ये गुड फेथ तो नहीं है, इसके अलावा सब कुछ गुड फेथ है, ठीक है। क्या बोलोगे, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ which is done without due care and caution। इसका मतलब क्या कि अगर अपन ने ड्यू केयर एंड कॉशन दिया है या ड्यू केयर एंड अटेंशन दिया है तो अपन बोल सकते हैं कि वो चीज अपन ने गुड फेथ में की है, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लो 52A को, फिर 52 के केसेस डिस्कस करेंगे। एक्सेप्ट इन 157 एंड 130 as such important नहीं है। हार्बर इज गिवन बाय पर्सन, हार्बर होता क्या एग्जैक्टली किसी भी व्यक्ति को शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, ये सारी चीजें जिससे उसको जीवन मिल पाए। फाइन कि जैसे मान लो आपके घर में कोई टेररिस्ट आया, आपने उसको खाना खिलाया, मस्त बिरयानी बनाई, आपने उसको लस्सी वस्सी पिलवाई, आपने उसको कपड़े उपड़े दिए, आपने रहने को घर दिया, आप उसको हार्बर कर रहे हो। तो मान लो कोई भी क्रिमिनल है जिसने ऑफेंस किया है तो आप उसको हार्बर कर रहे हो, अगर आपको ये बेसिक चीजें प्रोवाइड कर रहे हो तो, ठीक है। नाउ कमिंग टू केसेस ऑफ सेक्शन 52, यहाँ पर दो ही केसेस है जो अपन करेंगे, एक है शंभू नारायण का और एक है तुकारो कबीराज का, ठीक है। आपको थोड़ा सा बता दूंगा ताकि आप शॉर्ट नोट्स ले रेडी रहो। शंभू नारायण वर्सेस एम्परर। अब इसमें क्या होता है, देयर वाज अ ब्रदर, एक भाई होता है, ये लोग सिटी में रहते होते हैं, ये एक ब्रदर था, सिटी में रहते थे, ये बंदा एकदम एजुकेटेड था, फाइन, टाउन वगैरह में अच्छी खासी जगह में रहते थे। उन उनका एक और ब्रदर था, ब्रदर टू, जो कि थोड़ा इंसेन था। अब इसने क्या किया, इस भाई ने उसको चेन में बांध के रखा, उसको चेन में बांध के रखा, वो खाना वाना नहीं दिया, तो बिल्कुल खाना नहीं दिया, उसको चेन में बांध के रखा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि क्या ये गुड फेथ में किया गया है, सो द आंसर वाज नो। क्यों, क्योंकि आप एक टाउन में रहते हो, टाउन में रहते हो तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज हैं क्या, बिल्कुल है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज आपने उसको घर में क्यों बांधा, आपने उसको खाना क्यों नहीं दिया, तो अपन बोल सकते हैं कि गुड फेथ में नहीं किया गया है। ड्यू केयर एंड कॉशन, बिल्कुल ड्यू केयर एंड अटेंशन नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब एक और केस लो है बादल एंड सुखारो कबीराज। एम्प्रेस। अब इस केस में क्या होता है, एक व्यक्ति था, उसको आता वाता कुछ नहीं था, मेडिकल में सच कोई बहुत बड़ा ज्ञान ही नहीं था वो, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसके रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत काम हम सिखा देते थे तो वो काम करने लगा था, बिल्कुल उसको एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है ना, उसने पढ़ाई लिखाई की उस चीज की। उसने क्या किया, एक पर्सन के इंटरनल पाइल्स का इलाज कर दिया, ठीक है, फाइन। और उसने जब कट किया ना तो एक ऑर्डिनरी नाइफ से, सर्जरी वाला नाइफ नहीं है, ऑर्डिनरी नाइफ से कट कर दिया, इससे क्या हुआ, उसको हैमरेज हो गया और उसकी डेथ हो गई, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, और क्योंकि एक ऑर्डिनरी नाइफ से कट किया गया उसकी डेथ हो गई। यहाँ पे बोला गया कि अगेन देयर इज नो गुड फेथ, व्हाई, बिकॉज आपका जो एक्ट है, पहली बात तो आपको कुछ ज्ञान नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी आपने ऐसे एक्ट किए हैं, तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं कि वहां पर कोई ड्यू केयर एंड अटेंशन नहीं था, यू हैव टू टेक ड्यू केयर, फाइन, जो एक रीजनेबल व्यक्ति लेगा आपको वो काम करना पड़ेगा, राइट। चलिए इसी के साथ अपना 52A तक हो गया है। टॉकिंग अबाउट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। क्यों, जैसे मैंने रीजन बताया, आने वाले महीनों में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर इट, फाइन, क्योंकि एक बार वैकेंसी आ गई फिर यू कैन नॉट लूज इट, तो इस चीज का बिल्कुल से ध्यान रखना। यू कैन यूज माई कोड, इस सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आपको 10% का ऑफ मिलेगा, फाइन। ऑन एन अकेडमी यू गेट द बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, आप लाइव चैट के थ्रू बिल्कुल से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, क्विजेस होते हैं, एंड यू गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, नोट्स मिल जाते हैं आपको। स्पेशल क्लास में जो आपको फीचर्स मिलते हैं, यू गेट इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, गोल्स होते हैं लर्नर्स के लिए, हेल्प यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो मैं अपने हर क्विज में बिल्कुल यूज करता हूँ,
रेज अ हैंड फीचर, जो हमारे प्लस मेंबर्स हैं, प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, वो उसको यूज कर सकते हैं और एक ऑडियो कॉल की तरह अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ये अगेन मैं अपनी हर प्लस क्लास में यूज। नेवर मिस अ क्लास, फॉर दिस मेक श्योर दैट यू एनरोल फॉर ऑल द सेशंस, यू एनरोल फॉर ऑल द क्लासेस जो भी आपने अटेंड करनी है। लेक्चर नोट्स मिलते हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, and you can watch the class anytime anywhere, but again always try to watch it live, it's the best way. रीजन से नहीं देख पाते हो देन ऑब्वियसली गो फॉर द रिकॉर्डेड वर्जन। अलग अलग बैचेस लॉन्च हुए हैं रिसेंटली, तो आप एज पर योर कंप्लीट कन्वीनियंस या जिस भी बोल सकते हैं स्टेट में आपको इंटरेस्ट है स्पेसिफिक स्टेट में, तो आप उसके लिए बिल्कुल एनरोल कर सकते हो। नया बैच लॉन्च हुआ है फ्रॉम 22 ऑफ सितंबर, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको सिद्धार्थ सर, अर्जिता मैम, अपूर्वा मैम, अर्पिता मैम और सुलभा मैम पढ़ा रही है, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक इट, आई विल ब्रिंगिंग मोर सच सेशंस जहां पे अपन आईपीसी का रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो कि कल होगा, उसमें हम सेक्शन 53 से लेकर 106 तक का पूरा पूरा रिवीजन करेंगे। सो आई विल सी यू गाइस टुमारो, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।